नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसा आप जानते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उनके आंसर, उनके ऑप्शंस पढ़ते हैं और सही ऑप्शन को डिस्कस करते हैं और गलत ऑप्शन के बारे में भी हम बताते हैं कि क्यों गलत हुए। और उसके साथ ही क्वेश्चन आपको जो डिस्कशन है वो वीडियो में मिल जाता है और क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो हम अपलोड कर देते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। तो आप पेपर भी पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर पाते हो। वहां पर भी रेड पेन से टिक रहते हैं सही ऑप्शन और हम वीडियो में भी विद डिस्कशन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो लेते हैं पहला सवाल, और सवाल है चाइल्ड डेवलपमेंट से, और सवाल है बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है संप्रेषक और व्याख्याता की, दूसरा सुगमकर्ता की, तीसरा निर्देशक की और चौथा तालमेल बैठाने वाले की। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। वर्तमान में जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है उसमें जो टीचर होता है एज ए फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता की तरह होता है, मेंटर होता है। फैसिलिटेटर का मतलब होता है कि प्रत्येक बच्चे की सुविधा के अनुसार सीखने के लिए वातावरण का निर्माण करे ताकि प्रत्येक बच्चा गतिविधि कर पाए, सवाल पूछ पाए, अपने अनुसार चीजों को जोड़ तोड़ कर पाए और उससे वो क्या करे, जो ज्ञान का निर्माण हो वो अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व करने में यूज कर पाए। तो पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यानी सुगमकर्ता की सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। आपको पता है कि प्रतिभाशाली बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए या तो 140 या इससे अधिक हो, उनको हम प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। अब प्रतिभाशाली बच्चे निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है। सेंट्रल टीटी के पेपर में इस बात का बड़ा ध्यान रखना होता है कि पूछ रहा है नहीं है, नॉट करेक्ट। कभी कभार आप कंफ्यूज होते हो और नहीं देखते हो और कोई सा ऑप्शन लगा देते हो, तो इसमें नहीं पूछ रहा। पहला ऑप्शन है उच्च आत्म क्षमता, दूसरा है निम्न औसती मानसिक प्रक्रिया, तीसरा है अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना और चौथा उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है पहला उच्च आत्म क्षमता। अब यहाँ प्रतिभाशाली ना भी बच्चा हो तो आत्म क्षमता जो है वो बच्चे की बुद्धि से रिलेटेड नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग और समझ से रिलेटेड है, पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। तो यहाँ ये करेक्टर नहीं होगा। सही ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी हाई सेल्फ इफिशियंसी जो है ये प्रतिभाशाली बच्चे का करेक्टर नहीं है। ये किसी भी बच्चे में ये करेक्टर पाया जा सकता है, इसमें प्रतिभाशालीता या सामान्य बच्चे की बुद्धि के अनुसार नहीं हो सकता। तीसरा सवाल जो है वो मॉडर्न साइकोलॉजी से कह लो या कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कोहल वर्ग ने मॉरलिटी प्रिंसिपल दिया था और बताया था कि हाइपोथेटिकल मॉरलिटी ही बच्चे के अंदर लर्निंग के कॉन्सेप्ट को या मेंटल डेवलपमेंट को इनहेंस करती है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी स्टेज यानी पहला जो स्टेज होता है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, दूसरा है व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा है पारिवारिक अपेक्षाएं और चौथा है अंतर्निहित संभावित दंड। ये थोड़ा क्वेश्चन कठिन है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आपको हम बता दें, कोहल वर्ग ने मॉरल डिलीमा कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया था और कहा था कि बच्चे में जो नैतिकता होती है वो सैद्धांतिक होती है, यानी हाइपोथेटिकल मॉरलिटी की बात की थी और उसके लिए 3 स्टेजेस बताया। उन 3 स्टेजेस की दो और स्टेजेस बताई। पहली स्टेज बताई प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें बच्चा सोसाइटी के स्टैंडर्ड के बिहाफ पर डिसीजन लेता है। दूसरा है
कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज यानी परंपरागत नैतिकता स्तर, इसमें बच्चा सोशल एक्सेप्टेबिलिटी के बिहाफ पर, और तीसरी स्टेज हाई मोरलिटी स्टेज कही गई जिसको पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चा अपने इंटरनल थिंकिंग या ओन थिंकिंग के बिहाफ पर डिसीजन लेता। क्वेश्चन पूछा गया है पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज में है बच्चा, तो क्या ऑप्शन सही होगा? तो यहां सही होगा पारिवारिक अपेक्षाएं। मैंने बताया सामाजिक मानकों के आधार पर बच्चा पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर में डिसीजन लेता है। व्यक्तिगत की बात आएगी जहां पर यहां ओन थिंकिंग हो जाएगी, और तीसरी स्टेज में चली जाएगी पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। तो सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ऑप्शन है पारिवारिक अपेक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्यार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। लेकिन यहां अभी हमें जानना है कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। पहली कंडीशन है निगमन पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अब व्यक्तिगत विभिन्नता है, कोई दो बच्चे एक जैसे नहीं, और निगमन विधि, निगमन मतलब नियम से उदाहरण की ओर, जटिल से सरल की ओर। तो क्या सारे बच्चे जटिल से सरल की ओर? हो सकता कुछ समझ लें, लेकिन सारे तो नहीं समझ पाएंगे, तो पहला कंडीशन खत्म। दूसरा है कलन विधि यानी एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग। एल्गोरिदम भी एक पर्टिकुलर मेथड है, क्या उस मेथड से सब बच्चे सॉल्व कर लेंगे किसी समस्या को? तो नहीं, कोई एल्गोरिदम से, तो कोई ट्रेडिशनल मेथड से, तो कोई ट्रिक से, तो कोई रट करके ऐसे सीखेंगे। तो दूसरी भी कंडीशन, याद करने के लिए विद्यार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। हो सकता है हर बच्चा यूनिक है, जब दो बच्चे एक जैसे नहीं, तो क्या सारे बच्चे रट करके सीख सकते? तो ये भी 3 ऑप्शन गलत हो गए। चौथा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करा करके, ये सही ऑप्शन है। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थिति, जब दो बच्चे एक जैसे नहीं, एक जुड़वा माता पिता के दो जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, तो क्या विभिन्न प्रकार की सिचुएशन डेवलप करके, अब जब डिफरेंट टाइप की सिचुएशन होंगी तो डिफरेंट बच्चे उसमें क्या होंगे, अपने आप को फिट कर लेंगे और सीखने की प्रक्रियाओं में आगे बढ़ाएंगे। तो सही ऑप्शन हो गया 4। क्वेश्चन नंबर है 5 जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं। आपने हजारों बाल विकास के सिद्धांत पढ़े हैं, जैसे विकास दिशा का सिद्धांत, आपने पढ़ा है विकास क्रम का सिद्धांत, आपने पढ़ा है परस्पर अंतःक्रिया का सिद्धांत, आपने पढ़ा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। लेकिन यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। पहली कंडीशन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। बिल्कुल कोई ऐसा क्षेत्र विकास का नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो। दूसरा है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव को अंतःक्रिया का परिणाम होते। बिल्कुल मैच्योरिटी और एक्सपीरियंसेस के बीच में डेवलपमेंट होता है। तीसरा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये जरूरी नहीं है। और चौथा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये भी बिल्कुल बात सही। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में सही ऑप्शन है 3, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते। ये बात सही नहीं है, विकास और अधिगम अपनी अपनी डायरेक्शन में चलते हैं, ये जरूरी नहीं है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर जो बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। हमने 5-6 वीडियो बनाए हुए हैं आकलन और मूल्यांकन, उनको डिटेल में देखो ताकि कोई भी क्वेश्चन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से आपका नहीं बचेगा अगर वो वीडियो आप देखेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है आकलन मूल्यांकन का। पहला, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित होता है, यानी आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। बिल्कुल सही, क्योंकि जो असेसमेंट है पार्ट ऑफ लर्निंग है, क्योंकि प्रॉपर फीडबैक देता है सीखने वाले को, सिखाने वाले को और कैरिकुलम को। तो ये सही बात है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। दूसरा, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आपने पढ़ा है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में लगातार होना चाहिए, साल में 2 बार नहीं होना चाहिए।
तीसरा है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा। आपने पढ़ा है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन। अपने विद्यालय के बच्चों को अपने शिक्षक ज्यादा जानते हैं या बाहर की एजेंसी जानती है, तो इससे आकलन आधा अधूरा हो जाएगा। चौथा है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, यानी साल में एक बार करना चाहिए। तो क्या पता चल पाएगा? तो यहाँ पर 6 नंबर सवाल में पहला आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? इसका हमने वीडियो बनाया है क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता। आप वीडियो देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, दूसरा सामवेगिक चिंतन यानी इमोशनल थिंकिंग, और थर्ड है अहमवादी चिंतन यानी ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, और चौथा है डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन। मैंने आपको कई बार बताया है अपसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, नॉन ट्रेडिशनल थिंकिंग, ओपन एंडेड थिंकिंग, ये सब क्या है? सृजनात्मक थिंकिंग का पार्ट है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ये भी क्रिएटिव। तो यहां सही होगा फोर्थ ऑप्शन अपसारी चिंतन। अगला सवाल है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉस्की सहमत होते हैं? आपको पता है वाइगॉस्की सोशियो कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल यानी सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था और कहा था बालक के संपूर्ण बौद्धिक विकास के लिए 3 फैक्टर जरूरी हैं, एक तो सोसाइटी, दूसरा लैंग्वेज और तीसरा आउटडोर गेम। और 2 बातें और बताई थी, स्केप फोल्डिंग सहारा देना और जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब यहाँ बात आती है कि वाइगॉस्की बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉस्की सहमत होते? तो पहला, बच्चे तब सीखते जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। पुरस्कार के बारे में वाइगॉस्की ने कहीं नहीं बताया। दूसरा है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, इसकी भी चर्चा ये नहीं करते हैं। संबंधवाद में पशुओं के बारे में बातचीत होती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में नहीं। तीसरा, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। नेशनल कैरिकुलम के पेज नंबर 98 पर और चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 16 पर जाओगे तो दंड देने से किसी का कोई भला नहीं होगा, नुकसान होता है। तो तीसरा भी सही नहीं है। चौथा ऑप्शन है बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। यही सही ऑप्शन है क्योंकि वाइगॉस्की सोशल इंटरेक्शन के बिहाफ पर लर्निंग के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है फोर्थ। और अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल जो है उस पर देखते हैं। बहुत छोटा सवाल है, चिल्ड्रंस आर। इसके बारे में मैंने कई बार आपको वीडियो जब बना रहे होते हैं, कोई एनसीएफ में कंटेंट आता है तो वहां हम इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 से सवाल आया है और क्वेश्चन बहुत छोटा है, बच्चे यानी चिल्ड्रंस। पहला ऑप्शन है चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। दूसरा है रीते बर्तन के समान होते हैं। रीते बर्तन यानी लाइक एम्पटी वेसल्स यानी खाली बर्तन रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। थर्ड है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त ज्ञान को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। चौथा जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को जानने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है 4 यानी जिज्ञासु प्राणी होते हैं। बच्चे कोई ऐसे नहीं होते। जॉन लॉक और एडगर डेल कहते थे, जॉन लॉक कहते थे टबुला रसा यानी बच्चा कोरा कागज होता है, जबकि बच्चा ऐसा जन्म से बहुत कुछ सीख करके आता है, कई सारी भाषाओं को जानता है, बहुत सारी गतिविधियां करके अनुभव लेकर विद्यालय आता। तो बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इसको सिद्ध किया है जीन पियाजे ने कहा था बच्चा जन्म से ही सूचनाओं को प्रक्रमणित करने वाला मनुष्य होता है और वो भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है और उसमें खोज के आधार पर सीखने की प्रक्रिया यानी इन्वेंशन बेस्ड लर्निंग की प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें हम देखते हैं बच्चों की त्रुटियों के बारे में। ये सवाल बहुत बार एनसीएफ में रिपीट हुआ है, आया है लाइनें और
सेंट्रल टीटी में तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको पता होना चाहिए, जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे थे लैंग्वेज पेडागोजी, तो क्या है, त्रुटियां यानी गलतियां बच्चों की पार्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम का हिस्सा होती हैं। पहला है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। तीसरा, बच्चों की त्रुटियां शिक्षकों के लिए महत्वहीन हैं और उन्हें चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दें। चौथा ऑप्शन है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है 10 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। ये चैप्टर नंबर 2 से सवाल आया है। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, पहला ऑप्शन है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। अब ये क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ये आया है चैप्टर नंबर 4 से और पेज नंबर 92 से पहला ऑप्शन बनाया है। वहां पर आप पढ़ोगे इंक्लूसिव पॉलिसी यानी समावेशन की नीति। प्रत्येक बच्चे को ये हक है, स्कूल समाज का लघु रूप होते हैं, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उन विद्यार्थियों का पता लगाया जो अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं और संपन्न घरों से हैं तथा उन्हें आदर्श रूप से प्रस्तुत करें। ये भी बात सही नहीं है, इसमें चंद बच्चे आएंगे, भेदभाव होगा। उन विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों का प्रोत्साहन करे, यही सही ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन ना करे उन्हें दंड दे, दंड नहीं देना है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है कि अपने विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मत, क्योंकि विभिन्न जगहों से आए हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ प्रत्येक जाति वर्ण भाषा धर्म और सेकुलरिज्म के व्यवस्था में प्रत्येक को सबको अपनी अपनी आजादी है। तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सबका आंसर बताया है, इसका पीडीएफ भी आपको लिंक में मिल जाएगा, प्लस हमने सबका डिस्कशन किया है। अब बच्चों अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो या कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप नहीं कर पा रहे हो, उनको आप जरूर हमें कमेंट में करके बताओ, हमें मेल करो क्वेश्चन, हम उन पर वीडियो बनाएंगे और आप तक पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट सहित चीजें डिस्कस करके पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर किया करो, अनुभवों को कमेंट में लिखा करो।